हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र कलोशिया, केमिस्ट्री फैकल्टी MGCI इंदौर। मैं आज आपके सामने जो जेई का पेपर हुआ है, जेई का जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है, आज उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं। पेपर काफ़ी इजी था। 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े ट्रिकी थे, जिनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट थी। अदरवाइज पेपर वॉज वेरी सिंपल, ईजी पेपर था और बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला पेपर था। मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो मेमोरी बेस्ड पेपर में जो हमारे स्टूडेंट ने हमें जो क्वेश्चंस बताए, हम उसके बारे में आज आपसे सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेपर की बात करूँ, अगर मैं सबसे फर्स्ट पेपर की बात करूँ, तो फर्स्ट पेपर में जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि विच मेटल इज यूज्ड इन डिवाइसिंग फोटोकेमिकल सेल। फोटोकेमिकल सेल को जो बनाया जाता है तो उसमें किस मेटल का यूज़ किया जाता है। तो आपका जो पहला आंसर था दैट वाज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन था ये, एंड आपका जो आंसर आएगा इट वाज योर सीजियम। सीजियम जो होता है ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज़ होता है। अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो लिथियम के बाद आ जाता है आपका सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम एंड फ्रेंशियम। फ्रेंशियम नॉर्मली रेडियो एक्टिव होता है तो इसको कंसीडर नहीं करते हैं, बट जब मैं सीजियम की बात करता हूं तो लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है इसमें। तो लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होने के कारण, सबसे कम IE होने के कारण, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, सीजियम जो है, ये इलेक्ट्रॉन रेडिली लूज कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन रेडिली लूज करने के कारण जो इसका आंसर है दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, है ना। तो इसका आंसर आएगा सीजियम। और आप ये कह सकते हैं कि ये 11th क्लास के S ब्लॉक का टॉपिक है। 11th क्लास में जो S ब्लॉक है वहाँ से इस क्वेश्चन को पूछा गया है हमारे जेई के एग्जाम में। तो वेरी इजी क्वेश्चन ये वाला पहला, जिसका आंसर आप देख पा रहे हैं सीजियम है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये सेकंड क्वेश्चन है, एंड इस सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया क्वेश्चन है ये जो सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है हमारा, थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया क्वेश्चन है। 3 मोल्स ऑफ O2, 5 मोल्स ऑफ आर्गन आर प्रेजेंट इन क्लोज कंटेनर, है ना। एक क्लोज कंटेनर है एंड इस क्लोज कंटेनर में 3 मोल्स ऑफ O2 एंड 5 मोल्स ऑफ आर्गन आर प्रेजेंट। फाइंड देयर सम ऑफ इंटरनल एनर्जी। नाउ इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। और जब हम आइडियल गैसेस के बारे में बात करते हैं, तो आइडियल गैसेस की जो इंटरनल एनर्जी होता है उसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका होता है कि del U बराबर होता है F/2 मल्टीप्लाइड बाय nRT। अब इन टर्म्स ऑफ RT बोला है तो आपको RT की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है ना। इस क्वेश्चन में देखें तो सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, एंड यहाँ पे जो F दिख रहा है, दिस F इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। दिस F इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो जब मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करता हूं तो आप ध्यान से देखें, मेरे पास एक O2 है विच इज़ अ डाई एटॉमिक गैस, एक मेरे पास O2 है विच इज़ अ डाई एटॉमिक गैस, और आप दूसरा देखें तो मेरे पास एक आ रहा है हीलियम, आर्गन है, इट इज़ आर्गन। तो ये जो आर्गन दिख रहा है इट इज़ अ मोनो एटॉमिक गैस, है ना। ये जो आर्गन दिख रहा है दिस आर्गन इज़ अ मोनो एटॉमिक गैस। तो मोनो एटॉमिक गैस के बारे में जब आपसे मैं बात करता हूँ, है ना, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करें तो सबसे पहले मैं O2 की बात कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको 5/2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑक्सीजन। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑक्सीजन डाई एटॉमिक गैस के लिए 5/2 है, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे आप देखें तो इधर आ जाएगा n मतलब कितना आ रहा है 3 × RT। तो ये आ जाएगा आपका 15/2 RT। एंड सिमिलरली मैं आर्गन के लिए बात करता हूँ। किसके लिए बात करते हैं? आर्गन के लिए। तो आर्गन इज मोनो एटॉमिक गैस, तो 3 और आर्गन अगेन दिया है 5 मोल, तो ये 3/2 × 5 × RT। तो अगेन आर्गन के लिए आ रहा है ये 15/2 RT, 15/2 RT। नाउ दोनों के लिए निकालना ना, मिक्सचर के लिए, तो दोनों के लिए अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है तो 15/2 RT प्लस 15/2 RT, दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को सॉल्व करोगे तो अगेन आंसर आप बताएं, फर्स्ट आंसर आएगा दैट इज योर 15/15 RT आया। तो आइडियल गैसेस हैं, किसी भी गैस की अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो del U बराबर F/2 क्या लिखेंगे, nRT। n इज नंबर ऑफ मोल्स, है ना, गैस के, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज बोलो क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, चलिए
तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर इज 15/2 RT। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन पीरियोडिक प्रॉपर्टी से, 11th क्लास की पीरियोडिक प्रॉपर्टी है ना। अभी तक आप देखें एक क्वेश्चन हमारा इस ब्लॉक से आया है, एक क्वेश्चन हमारा थर्मोडायनेमिक्स से है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें आप, तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड आ रहा है वो आ रहा है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी से। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इट इज फ्रॉम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी में देखें, अमंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी विच ट्रेंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, which property in magnitude is different from other across the period। तो across the period जाते हैं तो कौन सी चीज अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई, इन जनरल तो डिक्रीज होता है, एटॉमिक रेडिया अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट जाने में इंक्रीज होता है, याद करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट जाने में इंक्रीज होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। लेफ्ट से राइट जाने में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होगा। एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल एच ई जी की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। आप देखें ये तीनों वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और केवल एटॉमिक रेडियाई है जो डिक्रीज हो रहा है, केवल एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो रहा है, बाकी आप देखें तीनों वैल्यू इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, फ्लोरीन को देखो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, डेल एच ई जी की वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर आता है वो भी क्या आता है, फर्स्ट आंसर एटॉमिक रेडियस। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी हैं लेकिन वो इतने भी ज़्यादा ट्रिकी नहीं है कि अपनों को समझ में ना आए। तो वेरी इजी क्वेश्चन ये आपका थर्ड क्वेश्चन जो था, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं ना, ये क्वेश्चन जो आया है, ये क्वेश्चन फोर्थ फॉलो क्वेश्चन, अगेन इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। 12th क्लास का चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, 12th क्लास का एक चैप्टर है जिसको अपन कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री कुछ चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है कि ग्राफ बिटवीन x बाय m। तो सबसे पहले आप एक इक्वेशन को समझो कि x बाय m इक्वल टू होता है अपने पास यहाँ पे k p की पावर में 1 बाय n। दिस इज योर वेरी सिंपल इक्वेशन, x बाय m इक्वल टू के पी की पावर में कितना होता है, 1 बाय n। और अगर मैं इसको लॉग लगा कर सॉल्व करूं, है ना, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जिसको अपन कहते हैं, तो लॉग लगा के सॉल्व करते हैं तो ये बनता है लॉग ऑफ x बाय m इक्वल टू बनता है ये लॉग ऑफ k, है ना, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 बाय n और p। एंड अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, ये देखिए, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो लॉग यहाँ पे आता है x बाय m, यहाँ पे आता है आपका लॉग ऑफ p, सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे जो आएगा ये जो है टर्म, यहाँ पे लॉग ऑफ क्या आ जाएगा आपका p आएगा ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्चुअल में ये जो बनेगा यहाँ पे ये बनेगा लॉग ऑफ p, है ना, और यहाँ पे आता है 1 बाय n, है ना। मैं लॉग ऑफ p और देखिए 1 बाय क्या आ रहा है, n आ रहा है। तो यहाँ मैंने लॉग ऑफ x बाय m लिखा है एंड यहाँ मैंने लॉग ऑफ p लिखा है, और ये मेरा ग्राफ कुछ ऐसा आता है एंड दिस इज नोन एज इंटरसेप्ट। क्या है ये, इंटरसेप्ट। अब इस पे क्या क्या गिवन है उसको देखते हैं। ग्राफ बिटवीन x बाय n एंड लॉग ऑफ p हैज स्लोप इक्वल टू 2। तो स्लोप की वैल्यू, तो स्लोप इज 1 बाय n, है ना, दिस 1 बाय n स्लोप एंड 1 बाय n की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है सर, 1 बाय n की वैल्यू 2 हो गई। इंटरसेप्ट इज 0.477। सो व्हाट इज इंटरसेप्ट, दिस इज इंटरसेप्ट, लॉग k इंटरसेप्ट है, लॉग k जो है इंटरसेप्ट है, तो लॉग k इज आ रहा है 0.477 आ गया, ठीक। फाइंड x बाय m एट प्रेशर 4 atm। तो x बाय m निकालना है अपनों को, बेसिकली अपनों को ये निकालना है, देखो ध्यान से, यहां निकालना है मेरे को x बाय m। तो x बाय m इक्वल टू मैंने लिखा है k p की पावर में 1 बाय n। मतलब ये इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आपको x बाय m तो फाइंड करना है। तो ठीक है सर, x बाय m फाइंड करना है। सर k की वैल्यू कैसे निकालूं, हाउ टू फाइंड सर k की वैल्यू लग रही है ना सर, तो सर k कैसे निकालूं। तो सर k निकालने के लिए वैल्यू तो दी है यहाँ पे, देखो जरा ध्यान से, इधर देखिए आप लोग, ध्यान से देखिए सब बच्चे इधर, ये देखिए यहाँ से, तो मेरे को पता है ना कि log k तो दिया है 0.477, तो एंटी लॉग ऑफ k बनेगा सर, एंटी लॉग ऑफ k बनेगा, तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा ना, एंटी लॉग ऑफ k। यहाँ पे ये जो k है, सॉरी एंटी लॉग ऑफ k नहीं, यहाँ पे अपन लिखेंगे k को यहीं लिखेंगे, है ना। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k बराबर आ जाएगा एंटी लॉग
K बराबर आएगा एंटी लॉग ऑफ 0.477 जिसकी वैल्यू आती है 3 आ जाएगी वैल्यू। तो ये देखो यहाँ पे आ गई 3। P की वैल्यू कितनी आई है ये बताएं जरा, 4 आ रही है। P की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आई है ना। ऐड 4 ATM, देखो प्रेशर की वैल्यू कितनी दी है, 4 ATM। इतना समझ में आया। एंड यहाँ पे बोला है कि स्लोप की वैल्यू log P हैज स्लोप इक्वल टू 2, तो स्लोप की वैल्यू 2 दी है ना, तो 1/n की वैल्यू 2 दी है ना। 1/n की वैल्यू देखो 2 दी है, तो 1/n की वैल्यू 2 लिख दो यहाँ पे, तो 1/n की वैल्यू 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये 16, तो 16 इंटू 3 बोलो कितना आ जाएगा, व्हाट इज 16 इंटू 3, 48 आएगा। 16 इंटू 3 बोलो कितना आ जाएगा, 48 आएगा। तो ये हो गया आपका आंसर, सिंपल सा। देखिए हैज स्लोप इक्वल टू 2, तो 1/n की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है, जो कि स्लोप है। तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया, 48। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर। सो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि 1/n की वैल्यू 2 दे रखी है। तो ये एक आपका 4th वाला क्वेश्चन था जो कि वेरी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन इस क्वेश्चन के बाद, है ना। नाउ ये क्वेश्चन देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ अ कंपाउंड AB4 हैज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक कंपाउंड है AB4, देन पॉसिबल ज्योमेट्री। तो पोलर चाहिए ना, मतलब डाइपोल मोमेंट हो ना, तो स्क्वायर प्लेनर की बात करता हूं। तो ये देखिए ये स्क्वायर प्लेनर आएगा, तो यहां पे आएगा ये B, ये देखिए ये स्क्वायर प्लेनर है, ये देखिए दिस इज स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल की बात करता हूं, तो टेट्राहेड्रल में रेगुलर ज्योमेट्री है, ये देखिए टेट्राहेड्रल में रेगुलर ज्योमेट्री है। स्क्वायर पिरामिडल की बात करता हूं, ये देखिए स्क्वायर पिरामिडल की बात करता हूं, तो दिस इज योर स्क्वायर पिरामिडल, है ना। यहाँ पे अपन बात करते हैं ये B, ये B, ये B और ये B। और अब आपके पास बच रहा है केवल एक है एग्जाम्पल, दैट इज क्या बच रहा है, सीसॉ। तो केवल सीसॉ ही एक ऐसी ज्योमेट्री होती है, ये देखो ध्यान से, केवल सीसॉ ही एक ऐसी ज्योमेट्री है जिसमें जो कंपाउंड है वो आपका पोलर कंपाउंड कहलाएगा। सीसॉ केवल एक ही ऐसी ज्योमेट्री है सीसॉ जिसमें आपका कंपाउंड कैसा आएगा, पोलर आएगा। इतना समझ में आया। तो सीसॉ ज्योमेट्री में आपको जो कंपाउंड है वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा इस ज्योमेट्री के कारण। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जब, तो देखिए ध्यान से। नाउ इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। ओजोन एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर, है ना। अब इस क्वेश्चन ने पूछा विच इज इनकरेक्ट, ध्यान से देखो विच इज इनकरेक्ट, है ना। नाउ ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से पूछा है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये कहाँ से पूछा गया है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से पूछा गया है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। तो ओजोन एक्ट एज इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट में ये तो करेक्ट है ना। इट इज अ टॉक्सिक लेयर एंड कन्वर्ट्स NO to NO2, बिल्कुल सही है। आप NO का रिएक्शन अगर O3 से कराते हैं तो याद करो ये कन्वर्ट होके बनाता है NO2 + O2। 12th क्लास का P ब्लॉक, 12th क्लास का P ब्लॉक याद करो, 12th क्लास का P ब्लॉक का रिएक्शन है ओजोन का, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद इट एक्ट एज शील्ड टू आवर एटमॉस्फेयर, ये भी करेक्ट है। तो केवल यही क्वेश्चन दिख रहा है, ये भी पॉइंट दिख रहा है जो कि इनकरेक्ट है। समझ में आया। क्लोरीन फ्री रेडिकल कन्वर्ट CFC टू क्लोरीन डाइऑक्साइड, बिल्कुल गलत है। जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है वो CFC को क्लोरीन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं करता है। समझ में आ रहा है। जो CFC होते हैं वो ऐसे होते हैं, CF2Cl2, ये होते हैं CFC। तो जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है ना वो इसको कभी भी कन्वर्ट नहीं करता है। समझ में आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा आंसर आएगा, थर्ड आंसर आएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट ये तीनों करेक्ट है। तो पूछा है विच इज इनकरेक्ट, तो आपका आंसर आएगा थर्ड वाला, इट कन्वर्ट्स Cl फ्री रेडिकल टू क्लोरीन डाइऑक्साइड। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में इक्वेशन साफ साफ दिया है, 11th क्लास का NCERT, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्लास 11th NCERT बिल्कुल साफ साफ दिया हुआ है। देखिएगा जरूर कॉपी उठा के एक बार इसको, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था 11th क्लास का, ठीक है। नाउ अगेन ये क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ग्राफिकल क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये। नाउ इस ग्राफिकल क्वेश्चन की बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल गैस। अब ग्राफ पहले देखें किसके बीच का है, तो डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच का है। तो सबसे पहले फॉर्मूले को देखते हैं। PM बराबर होता है DRT। PM बराबर क्या होता है, DRT।
तो सीधी सी बात है डी बराबर डेंसिटी बराबर बोलो क्या बन जाएगा, PM बाय RT। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि डेंसिटी बराबर PM बाय R इंटू 1/T। तो भाई ये स्ट्रेट लाइन तो कभी नहीं आ सकता। आप देखो जरा, ये कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। डेंसिटी और टेम्परेचर को ध्यान से देख, ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, स्ट्रेट लाइन नहीं आ सकता। तो स्ट्रेट लाइन अगर नहीं आया तो सीधे विच ऑफ द ग्राफ इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट की बात करता हूं तो डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ कभी भी क्या नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन। 1/T है यहाँ पे, बोले सर यहाँ आ रहा है 1/T है, ध्यान रखना। समझ में आया? यहाँ पे आप देखो ये डी और ये कितना है, 1/T है। क्लियर? तो 7th क्वेश्चन भी आपका वेरी इजी, फॉर्मूले से आपका सॉल्व होता है ये भी। चलिए, एग्जाम्पल ऑफ सरफेस केमिस्ट्री है ना, ये देखिए जरा कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। सरफेस केमिस्ट्री 12th क्लास टेबल है ना, टेबल से क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल। तो सॉलिड सोल कैसे बनता है कि आपका डिस्पर्स्ड फेज अगर सॉलिड है और आपका डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड है, डिस्पर्स फेज अगर सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम, DM का मतलब डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड है, तो सॉलिड सोल बनता है। तो इसका आंसर आएगा जेमस्टोन। सीधे मतलब एकदम याद करने वाले हैं क्वेश्चंस, सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस तो अभी तक पूछे ही नहीं है, आए नहीं अभी तक। तो समझ रहे हैं आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, याद करने वाले क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल, NCERT जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ा होता तो मान के चलिए मैक्सिमम क्वेश्चन वो बच्चा कर देगा। हल्के से 2-3 क्वेश्चन में थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें पूछी हैं, अदरवाइज पेपर इज वेरी इजी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेरी इजी क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है ना। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है ये मेरे ख्याल में एक बार इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, मुझे लगता है इट इज अ टाइप ऑफ इंटीजर टाइप क्वेश्चन। देखिए ध्यान से इस चीज को। सो फॉर अ फॉलोइंग रिएक्शन फाइंड गिव्स फ्री एनर्जी। नाउ क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका जो पूछा है ना उसको लिखो पहले। तो डेल जी बराबर है ना इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, -NF_E0 सेल। डेल जी बराबर -NF_E0 सेल। नाउ इधर देखो तुम ध्यान से, यहाँ पे कॉपर को देखो 2+ और यहाँ पे टिन को देखो 2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। तो सबसे पहले मैं E0 सेल निकालूंगा। E0 सेल का मतलब क्या आएगा, E0 राइट है ना माइनस E0 लेफ्ट, E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। अब राइट मतलब कौन है, कैथोड है ना, जिसमें क्या हो रहा है रिडक्शन, और लेफ्ट मतलब क्या आ रहा है, एनोड है जिसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जरा देखो कॉपर में हो रहा है और रिडक्शन किस में हो रहा है, टिन में। ये देखो रिडक्शन है, ये देखो ऑक्सीडेशन, टिन में हो रहा है रिडक्शन। तो टिन में हो रहा है रिडक्शन तो -0.16, फिर माइनस ये आ जाएगा 0.34। इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो -0.16 और ये आ जाएगा माइनस पॉइंट कितना आ रहा है, 34 आ रहा है। इतना समझ में आया? अब यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ तो मेरे पास ये जो वैल्यू आ रही है दोनों से मिलकर, तो ये आ जाएगा आपका -0.50 वोल्ट। ये देखो E0 सेल आ गया, E0 सेल आ गया -0.50 वोल्ट। नाउ E0 सेल अगर आ गया है तो अब देखो क्या लिखेंगे अपन, डेल जी बराबर अपन लिखेंगे -2, F की वैल्यू 96500 इंटू 0.5 लिखेंगे, बोलो इंटू 0.5 लिखेंगे है ना, ये E0 की वैल्यू। ना ये 0.5 का देखो गया, इधर आया 10, ये गया इधर से 0 है ना, 5 2 अगेन बोलो 10 क्या आ रहा है, और माइनस था और ये भी माइनस आ रहा था। ये जो वैल्यू आ रही थी माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा ना। ये देखो ये वैल्यू माइनस है और यहाँ पे मैं फॉर्मूला जो लिख रहा हूँ डेल जी नॉट इक्वल टू -NF_E0 सेल। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे अपन तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 5 2 10 तो 96500 जूल्स। ठीक है, और अगर किलो जूल में निकालना है तो 96500 को 1000 से डिवाइड कर दो तो आंसर आएगा 96.5 किलो जूल। ये देखो डेल जी। बोलिए क्या था इस क्वेश्चन में? एनसीईआरटी के सिंपल क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी के वेरी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ठीक है ना, आगे बढ़े। तो ये आपका 9th क्वेश्चन था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं। सो डिटॉल का स्ट्रक्चर पूछा है,
करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डिटॉल, तो ये तो बेटा याद करने वाली चीज़ें हैं, तो ये आ जाएगा आप करेक्ट स्ट्रक्चर। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 और एक 6 आ रहा है, तो इसको देखेंगे अपन। तो 1 2 3 4 5 6 देखा अपन ने, तो IUPAC नाम अगर लिखना है इसका तो अपन लिखेंगे यहाँ पर 4 क्लोरो, उसके बाद 3,5 डाइमिथाइल, उसके बाद फिनॉल आ रहा है, फिनॉल है, नहीं है, 4 क्लोरो 3,5 डाइमिथाइल फिनॉल आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका है करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डिटॉल। तो याद करने वाली चीजें हैं, बहुत बेसिक और सिंपल चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, IUPAC नेम, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5 और एक ये 6। तो फिफ्थ पोजीशन में देखो फॉर्मूला आ रहा है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 5 फॉर्माइल, F पहले आएगा, 5 फॉर्माइल के बाद अपन लिखेंगे आगे यहाँ पे आ जाएगा 5 फॉर्माइल, तो 1 2 3 एंड यहाँ पे देखो ये देखिए मिथाइल है, 5 फॉर्माइल के बाद 2 मिथाइल, 5 फॉर्माइल के बाद 2 मिथाइल, तो 5 फॉर्माइल 2 मिथाइल हेक्स 3इन, ये आंसर हेक्स 3-इनोइक एसिड। 5 फॉर्माइल 2 मिथाइल क्या दिख रहा है, हेक्स 3-इनोइक एसिड, ठीक, बिल्कुल सिंपल है। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है ये, इसको अपन लिख सकते हैं PFG। PFG का मतलब है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इट इज थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, पर है बहुत इजी। थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है जिसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट लगेंगे अपनों को, है ना। तो देखिए जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को, यहां पे आप देखते हैं तो आपको ऐसा कुछ नजर आ रहा है ना। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके देता हूं पूरा। आप देखें यहाँ पे तो आपको ये दिख रहा है CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, और यहाँ पे ये ऐसा दिख रहा है। अब आप देखें H3O प्लस दिख रहा है, तो इसका मतलब सबसे पहले H प्लस अटैक करने आएगा अटैक। अब ये जैसे ही अटैक करने आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये अटैक जैसे ही करेगा तो पहली चीज ये यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगेगा जिसको अपन कहते हैं रिंग एक्सपेंशन। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगेगा जिसको अपन कहते हैं रिंग एक्सपेंशन। तो देखिए सबसे पहले इसने यहाँ अटैक करना है प्लस में, तो जैसे ही अटैक करेगा तो इस पोजीशन पे कार्बोकैटायन बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे ये बन जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH3, है ना, यहाँ पे अटैक कराया मैंने इसको, एंड ये देखिए ये दिख रहा है। अब यहाँ पे आया पॉजिटिव। अब अगर यहाँ पॉजिटिव आया तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी कहता है कि 5 कार्बन के रिंग से ज्यादा स्टेबल 6 कार्बन का रिंग होता है। 5 कार्बन के रिंग से ज्यादा स्टेबल जो है वो 6 कार्बन का रिंग है। तो ये जो 5 कार्बन का रिंग है, ये 5 कार्बन का रिंग ऊपर मूव कर बनाएगा 6 कार्बन का रिंग। 5 कार्बन का जो रिंग है ये ऊपर मूव करके क्या बनाएगा, 6 कार्बन का रिंग। तो ध्यान से देखो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये देखो, है ना, ये बॉन्ड ऊपर उठ के आ रहा है, इधर ये बन जाएगा आपका, ध्यान से देखिए ये ऐसा, है ना, ये देखिए ये और ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको ये उठ के ऊपर चला गया, है ना। तो इधर देखिए जरा ध्यान से, ये बन जाएगा आपका यहाँ से CH ये बॉन्ड, और इधर बोलो क्या आया CH3, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। देख लो ध्यान से क्या आ रहा है, तो कितने आ रहे हैं देखो जरा, यहाँ पे देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और एक ये 6। तो अपन इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ये देखो ध्यान से 6 कार्बन। अब 6 कार्बन में मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, 6 कार्बन है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है ना, एंड यहाँ पे बोलो क्या आ रहा है CH3 हो गया। अब इसके ऊपर H2 अटैक करने आएगा, तो जैसे ही H2 अटैक करने आएगा तो ध्यान से देखो जरा, ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड है, इधर ये आया OH, और यहाँ पे बोलो क्या आ रहा है CH3, ठीक। तो आप अगर स्ट्रक्चर देखें तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कौन सा आंसर आ रहा है, थर्ड वाला। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगाया मैंने जिसको कहते हैं रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। कार्बोकैटायन का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिंग का एक्सपेंशन हो रहा है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, और आपका आंसर जो आएगा यहाँ पे थर्ड आंसर आएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे जो है किसका एडिशन कराया अपन ने बेटा, H2O का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। सिमिलरली थोड़ा सा आगे जब बढ़े अपन तो इस क्वेश्चन को देखें आप, है ना, यहाँ पे देखें
ये 11th 12th और एक ये 14th। एक शायद मिसिंग है 13 वाला क्वेश्चन, क्योंकि मेमोरी बेस्ड है तो इसलिए वो पूरे क्वेश्चन आ नहीं पाए हैं, बट स्टिल हमने कोशिश करी कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बता दें। आप यहाँ पे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 को आप देखें ध्यान से, तो वेरी इजी क्वेश्चन है ये भी। ये देखिए, ये ओ दिख रहा है, और ये ऐसे क्वेश्चन है कि बेटा जब पढ़ाते हैं ना तो हर बार इन क्वेश्चन को सॉल्व करवाए जाते हैं। अब HBr दिख रहा है ना मेरे लाल, तो HBr में मतलब सबसे पहले अटैक कौन करेगा? H+। कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये देखो H+ आया, इधर आया, जैसे ही अटैक करा H+ ने, है ना, बिल्कुल इजीली देखिएगा। ये देखिए इधर ये बन रहा है कुछ ऐसा, तो यहाँ पे बन जाएगा OH, है ना, एंड नीचे आपके पास देखिए क्या बच रहा है, ये बॉन्ड है ना, इधर आ रहा है ये, और ये देखिए इधर ये मिथाइल है ना, इसको मैंने मिथाइल माना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये प्लस यहाँ से गया है इलेक्ट्रॉन लेके, है ना, यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ होगा, आपको मैं एक इंटरमीडिएट स्टेप बताता हूँ। जब यहाँ पे इसने अटैक करा है तो इसका एक इंटरमीडिएट स्टेप देखिएगा ध्यान से क्या बना होगा, ठीक है। तो इसके जब इंटरमीडिएट स्टेप की बात करता हूँ, या मैं आपको इस क्वेश्चन को देखिए अलग से समझाता हूँ पूरा एकदम, इस क्वेश्चन को पूरे को मैं आपको अलग से समझाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये देखिए, इस क्वेश्चन को मैं अलग से आपको लेके समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आया आपके पास, है ना, ठीक है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ये दिख रहा है सबसे पहले, तो जो ये दिख रहा है इसमें सबसे पहले कौन आएगा? H+ निकल के अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, H+ निकल के अटैक करेगा ऑक्सीजन पे। तो H+ जैसे ही ऑक्सीजन पे अटैक करता है तो यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ पे H मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये देखिए ध्यान से, एंड यहाँ पे आएगा ये आया। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, ऑक्सीजन जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही खींचेगा अपनी तरफ, है ना, तो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही अपनी तरफ खींचेगा तो ये देखो यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा O, इधर आएगा H, है ना, इधर देखिए ये, और यहाँ पे आपका आ गया Br, आ गया। अब Br के बाद किससे रिएक्ट करा है? ध्यान से देखो, KOH दिख रहा है, Br के बाद किससे रिएक्ट करा है? KOH है। अच्छा, HBr एक्सेस में, ध्यान से देख, HBr जो दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है? एक्सेस में दिख रहा है। तो यहाँ पे अपनों को जब रिएक्ट कराया, HBr को एक्सेस में रिएक्ट कराया, ठीक है, तो इधर ये बन जाएगा तुम्हारा, इधर भी आ जाएगा तुम्हारा, कौन आएगा? Br, समझ में आया। और यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा। अब तुम देखो यहाँ पे A जो बन रहा है तुम्हारा प्रोडक्ट, है ना, सबसे पहले पूछा है A क्या बनेगा, ध्यान से देख। तो जो A बन रहा है तुम्हारा, वो A जो तुम्हारा बन रहा है, ये देखिए, तो प्रोडक्ट A इज, ये देख A को देखो, इसको देखो प्रोडक्ट A को, प्रोडक्ट A देखो, और तुम अपना यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट A, ये देखिए, दोनों में देखिए एक्सेस है ना। तो एक्सेस में क्या हुआ कि एक HBr तो यहाँ गया और एक HBr ने यहाँ अटैक करा। यहाँ पे क्यों नहीं गया? क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग है ना, तो एरोमेटिसिटी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये रिंग कैसा था? एरोमेटिक है ना, तो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं हो सकता। तो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं होगा, इसलिए वहां नहीं गया। तो दो जगह अटैक करा, और आपका ये जो प्रोडक्ट A बना, तो आपका प्रोडक्ट A देखो ध्यान से, तो इसमें सिंपल सा आंसर आ जाएगा आपका ये वाला, द प्रोडक्ट A इज, ये देखो, क्लियर। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपका, जो कि इसमें पूछा गया था। यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है कि प्रोडक्ट A, क्योंकि मल्टीपल चॉइस नहीं था ये, दिस इज नॉट द मल्टीपल चॉइस, की मतलब एक से ज्यादा, मोर देन वन करेक्ट वाला नहीं था। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन होता तो आगे अपन जाते हैं, बट A में अपनों को क्लियर हो गया कि यहाँ पे आंसर यही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन, है ना, नेक्स्ट आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? CHO, CH, OH होल 4 और ये CH2OH, ठीक। अब इसमें तीन बातें, HNO3 से ऑक्सीडेशन कराओ, तो ऊपर भी आएगा COH, है ना, यहाँ पे आएगा COH होल 4 और यहाँ पे आएगा COH, ठीक है। उसके बाद सिंपल सा रिएक्शन कराया है, AC, यहाँ पे देखो होल ट्वाइस और O के साथ, और नीचे रिएक्शन देखो, पहले रिडक्शन कराया है, रिडक्शन कराया और फिर किससे रिएक्शन कराया? AC2 और O के साथ। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो दिख रहा है ना AC2O, इसका मतलब ये होता है, ध्यान से देख, ये मतलब है
एनहाइड्राइड एक्चुअल में ये, और ये एनहाइड्राइड वहां अटैक करेगा जहां पे OH ग्रुप है, ये एनहाइड्राइड वहां अटैक करेगा जहां पे OH ग्रुप है, वहां अटैक करेगा जहां OH ग्रुप है। तो यहां पे देख जरा कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो 4 मोल तो यहां लग गए, है ना। यहां पे कुछ भी नहीं कराया, यहां पे कुछ भी नहीं कराया, तो 5 आ रहे हैं, देख 4 तो ऊपर के और एक ही नीचे वाला, तो इधर आ जाएंगे 5 मोल आया जहां जहां OH ग्रुप है। अच्छा रिडक्शन कराओगे ना, तो रिडक्शन कराओगे तो पहले तो ये भी तुम्हारा अल्कोहल बनेगा ना, रिडक्शन कराओगे तो CH2OH फिर CHOH होल 4 और अगेन यहाँ पे CH2OH, तो कितने आ रहे हैं यहाँ पे 6 आ रहे हैं, तो सबको जोड़ दो तो टोटल गिनना जरा क्या आ रहा है 4, 5 और 6, तो देखिए जरा आंसर क्या आ रहा है 4, 5 और 6, समझ में आ रहा है। तो AC2O जो है ना वो कहां कहां अटैक करेगा, जहां जहां पर OH ग्रुप है। तो ये आपका जो क्वेश्चन था ये आपके 12वीं क्लास का 12th क्लास का एक चैप्टर है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स, वहां से पूछा गया क्वेश्चन है ये। हालांकि ऑर्गेनिक से भी रिलेटेड है बट मेजरली ये ग्लूकोज वाला जो पार्ट है वो उधर है, तो इसलिए मैं इसको बायोमोलिक्यूल में ही कंसीडर कर रहा हूं। तो आंसर आएगा इसका 4, 5 एंड 6, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन, क्या बोला है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन पेनिसिलिन, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तो व्हाट इज कायरल सेंटर, कायरल सेंटर क्या है। सबसे पहली बात sp3 हाइब्रिड होना, सबसे पहली बात sp3 हाइब्रिड होना, उसके बाद ऑल 4 बॉन्ड मस्ट बी डिफरेंट, ऑल 4 बॉन्ड मस्ट बी बोलो क्या है डिफरेंट, चारों जो बॉन्ड है वो डिफरेंट होने चाहिए। तो सबसे पहली बात sp3 हाइब्रिड होना और चारों बॉन्ड डिफरेंट होना। तो सबसे पहले चेक करते हैं यहाँ से, तो ये देखिए जरा, एक है ना यहाँ पे एक लोन पेयर आ रहा भैया, है ना, बट यहाँ पे लोन पेयर आएगा तो ये इधर रेजोनेंस में चले आएगा, और रेजोनेंस में गया तो ये आपका sp2 हाइब्रिड हो जाएगा। तो sp2 हाइब्रिड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कायरल सेंटर के लिए क्या होना जरूरी है sp3 हाइब्रिड, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन देखो एक आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक कार्बन यहाँ पे आ रहा है, इतना समझ में आया। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे कायरल सेंटर की बात करते हैं, नंबर ऑफ कायरल सेंटर की बात करता हूँ, तो 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है और एक 3। अच्छा इस लोन पेयर, इस नाइट्रोजन को भी कंसीडर करना था बट क्यों नहीं कर सकता हूँ, इस नाइट्रोजन को कंसीडर क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और यहाँ वाला भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। बट यहाँ के बॉन्ड देखो, एक ये पूरा ग्रुप अलग, चारों अलग, ये चारों अलग, इतना समझ में आया, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो ये भी अलग, तो टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर जो आएंगे यहाँ पे 3 आएंगे। जो टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर आएंगे इस क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 1, 2 और एक 3। क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं, पक्का, बढ़े आगे। नाउ बहुत इजी क्वेश्चन अगेन ये, है ना, आपका हेलो एल्केन चैप्टर का। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम हेलो एल्केन चैप्टर ऑर्गेनिक। This question again from haloalkane chapter. Benzyl amine is alkylated as shown in the figure. So which of the following alkyl halide is best for SN1 mechanism? Which one is best suited for SN1 mechanism? Which is best suited for SN1 mechanism? तो SN1 mechanism में stability of कार्बोकटायन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ CH3Br, तो CH3Br से ये मिल जाएगा मेरे को। फिर मैं देखता हूँ C6H5 हाईली अनस्टेबल बेंजाइल फिनाइल कार्बोकटायन, एंड सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन जो मैं देख रहा हूँ, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन जो मैं देखता हूँ, तो यहाँ से आएगा ये प्लस आएगा, दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकटायन। सो बेंजाइलिक कार्बोकटायन है तो ऑब्वियस सी बात है इसका रिएक्टिविटी SN1 मैकेनिज्म में, SN1 मैकेनिज्म स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। SN1 मैकेनिज्म किससे डील करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, तो SN1 मैकेनिज्म में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन आपका यही बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन है, इनऑर्गेनिक का रिएक्शन है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन जो दिखता है यहाँ पे, ये अगेन बनेगा आपका NH3 प्लस ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन CaO और Cl2 के साथ कराएं तो ये बन जाएगा आपका NH2Cl, यहाँ पे बनेगा NH2 और क्या बनेगा Cl, तो अगेन ये आंसर जो आएगा आपका सेकंड आंसर आएगा NH2Cl और यहाँ पे ये बाहर हो जाएगा। क्लियर, चलिए सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन एक्सट्रैक्शन चैप्टर से। एक्सट्रैक्शन चैप्टर जो है आपका जनरल प्रिंसिपल्स एंड एक्सट्रैक्शन,
फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ वेरी इजी क्वेश्चन, 10th क्लास के बच्चे को भी पता होता है ये आंसर। तो 10th क्लास के स्टूडेंट से पूछोगे फ्रॉथ फ्लोटेशन तो आंसर क्या आएगा, सल्फाइड ओर। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ समझने जैसा नहीं था, ठीक है। विच मेथड इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सोल, तो भैया मॉन्ड प्रोसेस प्योरिफिकेशन और वैन आर्केल याद करो प्योरिफिकेशन के लिए होता है। हुप्स प्रोसेस भी एक्सट्रैक्शन, आंसर इज ब्रिडिग आर्क मेथड। अगर सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं सरफेस केमिस्ट्री से, याद करो ब्रिडिग आर्क मेथड, याद करो ब्रिडिग आर्क मेथड। ऐसा 2 रॉड लगाई जाती हैं, सॉरी ब्रिडिग आर्क मेथड याद कीजिए। इस टाइप से 2 रॉड लगाई जाती हैं एंड इस रॉड को अपन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से पास करते हैं तो आपको ये सोल मिलता है। यहाँ पर इस टाइप से सोल मिलता है, इलेक्ट्रिकल आर्क इज स्ट्रक बिटवीन, सो आंसर इज ब्रिडिग आर्क मेथड। क्लियर, चलो नेक्स्ट। कंपाउंड हीटिंग इज मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाता है। अगेन पी ब्लॉक, 12th क्लास का पी ब्लॉक। A compound A on heating is major constituent of air. Which is major constituent of air? Air का सबसे major constituent कौन है? नाइट्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस combined with basic nature, then compound A cannot be. compound A cannot be तो आप ध्यान से देखें ना, तो ये आपका ग्रुप 15 में रिएक्शन दिया हुआ है पी ब्लॉक में। ग्रुप 15 पी ब्लॉक, ग्रुप 15 पी ब्लॉक चैप्टर याद करो, याद करो ग्रुप 15 पी ब्लॉक चैप्टर। तो केवल आपके पास एक ही कंपाउंड बचता है जिसको अपन कहते हैं लेड नाइट्रेट। आया समझ में? लेड नाइट्रेट को हीट करते ना जब, PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, PbNO3 होल ट्वाइस को हीट करोगे तो इट विल गिव यू PbO प्लस NO2, ब्राउन कलर गैस मिलता है यहाँ से। बाकी सारे कंपाउंड आपको नाइट्रोजन गैस देते हैं। क्लास 12th पी ब्लॉक ग्रुप 15 समझ में आ रहा है? ये तीनों को तीनों जो होंगे नाइट्रोजन गैस देते हैं। सोडियम हाइड्राइड का डिकम्पोजिशन एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये एनसीईआरटी का पी ब्लॉक का ग्रुप 15 का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। ये प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस के क्वेश्चन हैं ये पूरे जो तीनों क्वेश्चन आप देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ किसके हैं? नाइट्रोजन गैस के तीनों ऑप्शन। तो आंसर विल बी और लेड नाइट्रेट। चलिए वेरी इजी क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 1 मोल ऑफ CrCl3, देखो जरा CrCl3.6H2O को रिएक्ट कराया एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ, एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ, तो 3 मोल ऑफ AgCl, तो 3 मोल ऑफ AgCl इज फॉर्म्ड। यानी सीधी सी बात है 3 मोल ऑफ AgCl इज फॉर्म्ड। तो H2O लिखा यहाँ पे अगेन, है ना, एंड यहाँ पे आएगा 3 एंड यहाँ पे Cl3, फिर यहाँ पे आया Cl3 आ रहा है बाहर आपका, 3 मोल ऑफ Cl3 इज फॉर्म्ड, तो AgCl इज फॉर्म्ड, तो Cl3 आ रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी ये बनेगा आपका क्वेश्चन, बोलिए बनेगा। 2 टाइप की वैलेंसी होती हैं, वर्नर्स थ्योरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वर्नर्स थ्योरी, एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन, ध्यान रखना, देखिएगा जाके जरूर। अभी वेरी इजी पेपर जेई का इस बार, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन सी थ्योरी? वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी के बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वर्नर थ्योरी, ठीक है। सो वर्नर थ्योरी का क्वेश्चन था ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप वर्नर थ्योरी में ये क्वेश्चन पूछा, तो आंसर जो आएगा आपका Cr आएगा। यहाँ पे देखिए H2O6 आ रहा और ये Cl3, क्योंकि 3 मोल ऑफ AgCl, 3 मोल ऑफ AgCl, ये देखिए इसको ब्रेक कीजिए। सो ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? Cr H2O6, यहाँ पे 3 प्लस एंड यहाँ पे 3Cl माइनस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं आप अपन यहाँ पे। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डेल्टा X इंटू डेल्टा, यहाँ पे क्या दिया है? अनसर्टेनिटी पोजीशन, देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालना है। तो डेल्टा X इंटू देखिए M इंटू डेल्टा V ग्रेटर देन H अपॉन 4 पाई। क्लियर? तो डेल्टा X इंटू डेल्टा M की बात करता हूं जब मैं, तो डेल्टा X बोला अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इस 10 की पावर -5, तो डेल्टा X की जगह रखो 10 की पावर -5। M मास दिया है 0.25 ग्राम, तो 25 ग्राम को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर, 3 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर, केजी में बदल, मास को केजी में लेना है, इनटू डेल V तो निकालना है आपको,
डेल वी निकालना है, H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34/4 पाई। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको इसको कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ से आपको डेल वी मिल जाएगा आपका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी यहाँ पे डेल वी। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा और कैलकुलेट करके देखिएगा इसका आंसर क्या आता है यहाँ पर। क्लियर है? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, कैलकुलेट अगर अपन करते हैं इसको, ठीक है, तो अपना इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो मेरे को आंसर इसका पता है वैसे, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 2.1 इंटू 10 की पावर -26। 2.1 इंटू 10 की पावर कितना है करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल अंडरगो रिटेंशन। अरे भाई ये स्टीरियो केमिस्ट्री के टर्म हैं, ये सारे टर्म स्टीरियो केमिस्ट्री वाले हैं, देखो ध्यान से। रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसेमाइजेशन, रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसेमाइजेशन, तो ये सारे टर्म स्टीरियो केमिस्ट्री वाले मेरे लाल। तो कायरल कार्बन देख लो कौन सा है इसमें से, तो यहाँ पे CH3 सेम है, ये कायरल नहीं है। यहाँ पे तुम देखो तो एक CH3 आ रहा है, यहाँ पे देखो ये CH3 कायरल नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर बोलो क्या आएगा? सेकंड। तो इस तरीके से ये आपके मेमोरी बेस्ड 25 क्वेश्चंस थे जो आपको मैंने अभी सॉल्व करवाए, जिसमें ये कायरल कार्बन है इसलिए इसमें रिटेंशन हो जाएगा। थैंक यू सो मच।